हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज आप लोग स्टेनो की सेकेंड क्लास करेंगे। इसके पहले फर्स्ट क्लास हो चुकी है जिसमें मैंने आप लोगों को रिवीजन क्लास ही करवाया था, क्योंकि उसके पहले आप लोगों का जो क्लास था वो काफ़ी गैप होने की वजह से उसको मैंने फिर से रिवाइज करवा दिया। और आज सेकेंड क्लास में मैंने इसे कहा था कि मैं आप लोगों को वर्णमाला में मात्राओं के बारे में बताऊँगी, क्योंकि मात्राओं से पहले बहुत सारे व्यंजन छूट चुके थे, जैसे द्विगुण व्यंजन। सबसे पहले तो आप लोग ये जान लीजिए कि आप लोगों ने सेकेंड क्लास में यानी कि रिवीजन की क्लास में आप लोगों ने किया क्या था। आप लोगों ने वर्णमाला के बारे में जाना था कि वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं, कौन कौन से वर्ण होते हैं। स्टेनो में बताऊंगी, पहले वर्णमाला को कंप्लीट करवा के वो लिपि में करवाऊंगी। पहले इसे कंप्लीट कर लीजिए। वर्णमाला में स्वर वर्ण मैंने बताया था, मूल स्वर 11 होते हैं, है ना। 2 और अयोगवा होते हैं, अंग और अ। इसके अलावा मैंने बताया था व्यंजन वर्ण, जिसमें अंतस्थ ऊष्म संयुक्त वर्ण भी बताया था मैंने। उसमें 2 वर्ण छूट चुके थे, जिसमें से द्विगुण व्यंजन वर्ण, है ना। द्विगुण व्यंजन वर्ण, इसमें आपका ड़ा और होगा, ठीक है। रा और ढा होता है, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं कि ड़ा और ढा डा और ढा की तरह लगता है। किस तरह लगता है देखने में? डा की तरह लगता है और ढा की तरह लगता है। बस इन दोनों के बीच नीचे जो है बिंदी लग गया है, जिसे नुक्ता भी कह सकते हैं, है ना। तो इन दोनों की तरह ये दिखने में लगता है। तो इसका यूज कैसे करते हैं इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि इन दोनों के यूज में क्या डिफरेंसेस है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को इनके डिफरेंस के बारे में ही पता नहीं रहता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसके डिफरेंसेस के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले डा और ड़ा के बारे में पढ़ते हैं। डा और ड़ा के बीच के डिफरेंस को जानते हैं हम, ठीक है। तो फर्स्ट डिफरेंस आपका ये होता है कि ड आपको, ये हो गया आपका ड और ये हो गया आपका ड़ा। बोलने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, ध्यान से सुनिए क्लास को, उसके बाद उसे प्रोनाउंस करने की कोशिश कीजिए। तो इसको जब हम प्रोनाउंस करते हैं तो आप देखेंगे कि इस अक्षर का प्रयोग जब हम हिंदी में करते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे सड़क लिखा, तो जब मैं इसे अंग्रेजी में अनुवाद करूंगी SADAK, तो क्या देखा आपने? ये जो डी है, इस डी को हिंदी में हम डा कहते हैं, ना कि ड़ा कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इसका प्रयोग आपको अंग्रेजी में नहीं मिलता है। जहां पे मिलता है आपको इस डा का प्रयोग मिलता है, ना कि इस ड़ा का प्रयोग मिलता है। इसके अलावा, अंग्रेजी के अलावा आप लोगों को संस्कृत में भी इसका प्रयोग नहीं देखने को मिलेगा। तो फर्स्ट डिफरेंस क्या हो गया कि ड़ा का प्रयोग आपको संस्कृत और अंग्रेजी में नहीं मिलता है, हिंदी में मिलता है। और जब हम उसे अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं तो उसका हम अंग्रेजी डी लिखते हैं। फर्स्ट डिफरेंस समझ में आ गया? इसे मैं लिख देती हूँ यहाँ पे। ड़ा का प्रयोग हिंदी में किया जाता है लेकिन इसका प्रयोग संस्कृत और अंग्रेजी में डा की तरह होता है। नहीं होता है एक्चुअली, यहाँ पर डा लिख दे रहे हैं ताकि समझ में आ जाए।
ठीक है, फर्स्ट डिफरेंस हो गया। सेकंड डिफरेंस की बात करें तो ड और डा में ड का प्रयोग आप शब्द में कहीं भी देख सकते हैं। डा आपको लिखा हुआ मिलेगा। मेनली यहाँ पे अगर देखें तो डा का प्रयोग आपको शब्द के पहले अक्षर के रूप में मिलेगा, जैसे डमरू, डंडा, है ना, डगर, डफली। तो ये हो गया। इसके देखिए इस शब्द के फर्स्ट अक्षर में डा है, ना कि ड़ा है। डंडा में डा है, डगर में डा है, डफली में डा है। सेकंड की बात करें ये ड़ा, तो ड़ा जो है शब्द के प्रथम अक्षर के रूप में कभी नहीं आता है। ये चीज को आप लोगों को याद रखना है। ड़ा कहाँ आता है? तो या तो ये मध्य में आएगा या तो फिर अंतिम में आएगा। ठीक है, जैसे बिगड़ना, आप देख सकते हैं ड़ा प्रथम अक्षर में नहीं आया है, ये कहाँ आया है? थर्ड में आया है, यानी कि मध्य में। एक तरीके से मध्य में ही बोल सकते हैं ना, बीच में ये आया है। ठीक है, बिगड़ना, लड़ना, झगड़ना, लकड़ी। ये देखिए इसमें लास्ट में आया है लड़की, इसमें मध्य में आया है। तो सेकंड डिफरेंस आप लोगों को समझ में आई होप आ गया होगा। अब थर्ड डिफरेंस की बात करते हैं। फर्स्ट डिफरेंस क्लियर हो गया, सेकंड डिफरेंस क्लियर हो गया। अब चलते हैं हम थर्ड डिफरेंस की ओर। किसी भी शब्द में हम उपसर्ग और प्रत्यय लगाकर नए शब्द बनाते हैं, है ना। ये किस तरीके से इससे रिलेटेड है ये मैं आगे बताऊंगी। नए शब्द बनाते हैं, ठीक है। तो उसमें सभी में नहीं, जिसमें ड़ा और ढा हो, है ना, तो बनाते हैं ऐसे सेंटेंसेस में, ऐसे वाक्यों में मैं आपको ड़ा और केवल, ड़ा तो नहीं होगा, है ना, केवल डा का प्रयोग देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? डा का प्रयोग मिलता है। ठीक है, जैसे अडिग। जब मैं इसके उपसर्ग को अलग करूंगी तो आ प्लस डिग। ठीक है, अडिग, इसका भी अर्थ होता है और इसका भी अपना एक अर्थ होता है। ये पूरा एक शब्द है डिग। उसके बाद आपका बागडोर। ठीक है, जब मैं इसे अलग करूंगी, ठीक है, तो ये आपका बनेगा बाग प्लस डोर से। तो बाग डोर, इसका भी, दोनों का भी अपना अपना मीनिंग होता है। तो आप देख सकते हैं कि इन शब्द में जिसका उपसर्ग या प्रत्यय अलग कर दिया जाए, उन शब्द में आपको ड़ा नहीं डा मिलता है। क्या मिलता है? डा। फोर्थ नंबर आप देखेंगे, डा का प्रयोग तो हम लोग करते हैं, ठीक है, लेकिन कभी गौर नहीं करते हैं कि उसमें इतना डिफरेंस भी होता है। नॉर्मली जब हम पढ़ते हैं तो समझ में आ जाता है कि हाँ नहीं, ये यहाँ पे अडिग में ड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रोनाउंस करते हुए ही हमको समझ में आ जाता है। किसी शब्द में
अनुस्वार अनुस्वार जो है डा के ऊपर पड़ता है, ऊपर पड़ता है। किसी शब्द में कुछ ऐसे शब्द होते हैं, सारे शब्द में डा थोड़ी ना लिखते हैं, ऊपर पड़ता है, ना कि ड़ा के ऊपर। आप देख सकते हैं, खुद से एग्जाम्पल निकाल के देख सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल मैंने लिया, चलिए डंडा ही ले लेती हूँ मैं, डंडा। आप देखिए किसके ऊपर है अनुस्वार, डा के ऊपर है, ना कि ड़ा के ऊपर है। फिर आपका खंडर, इसमें भी अनुस्वार आप देखिएगा तो डा है ना, डा के ऊपर है। डा, खा और डा के बीच में होगा खंड, ठीक है। ये तो हो गया आपका। एक और ले लेते हैं, आडंबर। आडंबर किसके ऊपर अनुस्वार है, डा के ऊपर अनुस्वार है। तो इतना आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ये ड़ा का प्रयोग और डा का प्रयोग, है ना। अब मैं चलती हूँ इस धा की ओर। अच्छा, इसे भी मैंने भूल से मिटा दिया है, इसे फिर से लिख दे रही हूँ। द्विगुण वर्ण, है ना, व्यंजन वर्ण। ये आपका हो गया ड़ा और ढा। ढा, हा का साउंड आता है, ड़ा और ढा में आपका ढा, हा का साउंड आता है, ठीक है। अब ढा के प्रयोग की ओर तरफ चलते हैं। वो फर्स्ट में था, इसे सेकंड में ढा और ढा के बीच अंतर। ढा का प्रयोग आपको जिस तरीके से ढा का प्रयोग मैंने बताया था कि उसी शब्द के प्रथम में मैं प्रयोग करती हूँ, सबको मतलब किया जाता है, ठीक है। ये ढा है, ढा का प्रयोग भी शब्द के फर्स्ट लेटर, फर्स्ट अक्षर के रूप में किया जाता है। ढोलक, ये शब्द के प्रथम अक्षर में इसका प्रयोग हुआ है। ढाल, शब्द के प्रथम अक्षर में प्रयोग हुआ है ना। ये समझ में आ गया आप लोगों को, ये तो प्रथम अक्षर हो गया। ढा का प्रयोग आपका, ढा का प्रयोग आपका प्रथम अक्षर के रूप में कभी नहीं होता है। इसका प्रयोग हमेशा द्वितीय या तृतीय, मध्य में बोल सकते हैं, अंतिम अक्षर के रूप में कर सकते हैं। जैसे पढ़ना, चढ़ना, है ना, कढ़ी। तो ये आप समझ गए हैं। इसमें देखिए आप मध्य में हुआ है, इसमें देखिए अंतिम में हुआ है। तो ये प्रथम डिफरेंस हो गया किसका, ढा और ढा का। इसका द्वितीय डिफरेंस अगर देखा जाए तो प्रथम डिफरेंस तो मैंने बता दिया ना, इसे ए से मैं लिख देती हूँ, और बी में आपका द्वितीय डिफरेंस बताऊंगी कि ड़ा और ढा के बीच में क्या अंतर होता है। मैं यहाँ पे एग्जाम्पल देती हूँ, एग्जाम्पल से समझाना और ज़्यादा अच्छा हो जाता है, आसान हो जाता है। यहाँ मैंने लिखा है गड्ढा और यहाँ मैंने लिखा गड्ढा, ठीक है। अब यहाँ देख सकते हैं ड़ा के नीचे हलंत है, यहाँ पे ड़ा के नीचे हलंत है, ड़ा के नीचे गा, डा के नीचे हलंत ढा, गा, डा के नीचे हलंत ढ़ा। तो दोनों में से सही कौन सा है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि कौन सा सही है। वैसे तो मैं यहाँ पे बता ही दूंगी। गड्ढा ये आपका सही है और ये आपका गलत है, ठीक है। क्यों गलत है, तो आप लोग ये चीज को ध्यान में रखिएगा कि ढा के पहले अगर
स्वर नहीं आता है ना, स्वर नहीं आता है, तो वहाँ पे ढ का प्रयोग करेंगे, ना कि ढ़ का प्रयोग करेंगे। तो जब मैं इसे विच्छेद करती हूँ, संधि विच्छेद करती हूँ, तो ग प्लस आ, ग हो गया। देखिए आप जिसके नीचे हलंत होगा उसे खुद से समझ जाइएगा, शब्द में बोल रहे हैं, ना कि संधि विच्छेद करते वक्त। तो शब्द में अगर आपको कहीं किसी भी अक्षर के नीचे हलंत देखने को मिलता है, इसका मतलब ये हुआ कि वो शब्द आपका बिना स्वर का है, ठीक है। तो गा के नीचे तो हलंत नहीं है, विच मीन्स गा के साथ गा हलंत होगा, और इसके साथ क्या लगा हुआ है, अ, ग, गड ढ, गड ढ। अगर ड़ा के नीचे यानी कि डा के नीचे आ होता तो ड को भी पूरी तरीके से पढ़ते, जैसे हम अभी गड्ढा को पढ़ रहे, गा को भी पूरा पढ़ रहे, लेकिन डा को हम साथ में जोड़ के पढ़ रहे हैं। तो ग प्लस डा के नीचे हलंत, ये यहाँ पे दिया हुआ है, हलंत दिया हुआ है, इसका मतलब इसमें आ नहीं होगा, ढा के नीचे हलंत पड़ेगा। आप देख सकते हैं ढाक में क्या है, आ में आकर आ है, तो यहाँ पे आ में आकर आ होगा, ठीक है। अब मैं इसे तो करने का कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि मैंने बता दिया है कि सही कौन सा है। आपको ध्यान में रखना है कि ढा के पहले अगर बिना स्वर का अक्षर आए, वर्ण आए, है ना, व्यंजन वर्ण आए, तो वहाँ पे ढा प्रयोग होगा, ना कि ढ़ा प्रयोग होगा। आप लोगों को क्लियर हो गया है? आप खुद ही देख लीजिए एक एग्जाम्पल में। ये हो गया आपका गाढ़ा, है ना। गाढ़ा को कैसे लिखेंगे, ग में हलंत प्लस आ में आकर आ, ये आपका ढा है, ढा, ठीक है, और यहाँ पे भी आ में आकर आ। आप देखिए ढ़ा के पहले आपका गा आया है, और गा अपने स्वर के साथ है, ठीक है। तो डिफरेंस समझ में आ गया है कि कैसे हुआ है ढ़ा और ढ़ा का प्रयोग। तो ये दोनों का अंतर आपका कंप्लीट होता है। आई होप आप लोग इसे लिख लिए होंगे, है ना। ये दोनों का डिफरेंस मैंने आज बताया, कल मैं डालूंगी आपका, बताऊंगी कल कि का वर्ग में जो अंगा, चा वर्ग में इया, और टा वर्ग में मूर्धन्य, इनका प्रयोग आप लोग हिंदी में शब्दों में आप लोग नहीं देखेंगे। क्यों नहीं देखेंगे? क्योंकि इसे अनुस्वार के रूप में लिखा जाता है, ठीक है। तो इसे मैं कल डिटेल में बताऊंगी कि किस तरीके से लिखा जाता है, और कहाँ पे आपका अंगा होता है, कहाँ पे इया होता है, कहाँ पे आपका मूर्धन्य होता है। इसके बारे में मैं कल बताऊंगी। अभी तक मैंने जितना बताया है उसे रिवाइज कीजिए, और रिवाइज करिएगा, तभी आपको स्टेनो में आसानी होगा। आपको हिंदी में तो आसानी होगी ही, ठीक है, साथ में आपको स्टेनो में बहुत आसान होगा। आपको लगता होगा ना ये डा, ड़ा, है ना, ढा और ढ़ा के बारे में क्यों बता रहे हैं, तो इसका एक रीज़न होता है। क्या रीज़न होता है? तो जब आप एग्ज़ाम में बैठते हैं और आपको डिक्टेशन लिखवाया जाता है, ठीक है, अभी तो आप लोग बुक निकाल करके, बुक में देख करके आप स्टेनो में उसे कन्वर्ट करेंगे, लेकिन जब आपको लिखवाया जाएगा ना, और अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे तो आप कहीं भी गलती कर सकते हैं। डा की जगह पे ढ़ा लिख दीजिएगा, और ढा की जगह पे ढ़ा लिख दीजिएगा। लिख तो दीजिएगा आप, आपका लिखा हुआ चेक नहीं होगा। आप जब उसे टाइप कीजिएगा, है ना, और टाइप करके जब वहाँ पे सबमिट कीजिएगा, और आप कहीं भी डा की जगह पे ढ़ा लिख दिया आपने, और ढ़ा की जगह पे ढा लिख दिया, मतलब किसी भी शब्द को उलट फेर करके गलती कर दिया, तो उसमें आपके मार्क्स जो है कम हो जाएंगे, ठीक है। इसीलिए इन सभी चीज़ों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस है ना, जब मैं सीख रही थी ना स्टेनो, तो मुझे इन सभी चीज़ों के बारे में थोड़ा बहुत मुझे भी समस्या आया है, इसलिए मुझे पता है कि कहाँ कहाँ दिक्कत आती है बच्चों को। इसलिए इन सभी को कंप्लीट करना है।
कल इसे मैं बताऊंगी, फिर मात्रा बताऊंगी। कुछ दिन लगेगा आप लोगों को इन सबको कंप्लीट करने में, पेशेंस रखिए, आप लोगों का कंप्लीट होगा। उसके बाद फिर स्टेनो की क्लास कंटिन्यू होगी, ठीक है। थैंक यू आज की क्लास के लिए। कल मैं इसके बारे में बताऊंगी। ओके।